इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल 1। ये है पेज नंबर 113 NCERT चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें बोला है OA इज़ इक्वल टू OB। तो हमने इसको फिगर में मार्क भी कर लिया है। आप देखोगे तो ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है ये इंडिकेट कर रही है कि OA एंड OB आर इक्वल। फिर बोला है OD इज़ इक्वल टू OC। यहाँ पे आपको डबल लाइन दिखाई दे रही है तो ये इंडिकेट कर रही है OD इज़ इक्वल टू OC। तो फिगर में भी विजुअली हमें ये सब चीज़ें हमें मार्क करी हुई हैं। हमें शो करना है कि ट्राइंगल AOD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। सबसे पहले हमें देखना है कि जब भी क्वेश्चन आएंगे कॉन्ग्रुएंसी के, इसमें दो ट्राइंगल्स होंगे और वो दो ट्राइंगल्स हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे दो सेपरेट ट्राइंगल्स दिखाई दें। ठीक है, दो सेपरेट ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं, बट ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जैसे कि यहाँ है कि एक ही फिगर के अंदर दो ट्राइंगल्स हैं, तो हमें वो दोनों ट्राइंगल्स पहचानने आने चाहिए। इस केस में वो दो ट्राइंगल्स ये वाले हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हैं। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब हमारे पास क्राइटेरियाज भी हमें मालूम है कॉन्ग्रुएंसी के कौन कौन से होते हैं। क्राइटेरिया होता है SAS, ASA, SSS एंड RHS। अब इसमें क्या करेंगे, RHS तो हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज हमें पता है कि RHS तो यहाँ पर लग ही नहीं सकता क्योंकि उसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होता है, उसको छोड़ देते हैं। अब इन तीनों में से कौन सा लग सकता है वो हमें चेक करना है। तो जो सबसे इजी एट ए ग्लांस हमें समझ में आ रहा है वो हमें समझ में आ रहा है SAS। क्यों? क्योंकि SAS के अंदर दो साइड्स चाहिए जो कि यहाँ दिखाई दे रही हैं और उनके बीच का ही एंगल होना चाहिए, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहला इसी के ऊपर ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं, जब हम कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं ना तो हमेशा आप हैबिट बना लो, ऊपर लिखो ऐसे इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिख लो AOD जिनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, इन ट्राइंगल BOC। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें करना है। अब यहाँ पे हम जो ट्राई कर रहे हैं SAS ट्राई कर रहे हैं अपनी समझ के हिसाब से, फिर करते करते देखेंगे। तो हमें तीन स्टेप्स लिखने हैं इसमें, एक इसके लिए S के लिए, एक A के लिए, एक S के लिए। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, OA, ये देखो ये दिया हुआ है हमें OA इज़ इक्वल टू OB। तो यही वाला हम लिख लेते हैं, OA इज़ इक्वल टू OB और ब्रैकेट में रीज़न लिख देते हैं गिवन। ठीक है, हर बार स्टेप लिखेंगे आप रीज़न ज़रूर लिखोगे। सेकंड हमें दिया है OD इज़ इक्वल टू OC, तो हम यही लिख लेते हैं OD इज़ इक्वल टू OC गिवन। तीसरा हमें दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं एक्चुअली में, बट हमें पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। इसको मैं एंगल 1 और 2 लिख लेती हूँ। ये क्यों इक्वल है बता सकते हो आप मुझे? एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी इक्वल हो गए। तो इसका मतलब हम जो SAS चाह रहे थे वो हमें मिल गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब वैसे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया हुआ है ऑर्डर, देखो हमें अपना दिमाग ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बताया हुआ है AOD एंड BOC। यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब AOD को BOC से कॉन्ग्रुएंट करना है तो यहाँ पे BOC आएगा या OBC आएगा, ये सब हमें यहाँ नहीं सोचना क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि BOC ही होगा। ठीक है, फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए अगर चाहते हैं तो हम चेक कर सकते हैं, मेंटली आप चेक कर सकते हो। ये हमारा प्रूव हो गया, इसको हम लिख देते हैं। पहले मैं रीज़न कंप्लीट करती हूँ फिर बताती हूँ कैसे चेक करेंगे। हम लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, ये लिख दिया। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ मैं क्या कह रही थी। देखो आप फटाफट से चेक कर लो AO और BO की वैल्यू सेम है या नहीं है। AO की वैल्यू BO के इक्वल है, OD और OC भी इक्वल है और उनके बीच का एंगल
भी इक्वल है। तो ये बिल्कुल ठीक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो, ये हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था। ओके, अब हमें शो करना है सेकंड पार्ट में दैट ए बी इज़ पैरेलल टू बी सी। अब अगर मुझे ये शो करना है, ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ए बी नहीं है, ये ए डी है, ठीक है, ए डी। अब अगर हमें शो करना है ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ये शो करना है। तो ये शो करने के लिए, दो लाइंस पैरेलल शो करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसवर्सल बना हुआ है, एक दूसरा ट्रांसवर्सल भी बना हुआ है। आई मीन ऐसे नहीं है फिगर, ऐसे है। यानी कि अगर मैं शो कर पाऊँ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है फॉर एग्जांपल, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ए डी और बी सी पैरेलल है। तो हम इन दोनों एंगल्स को मार्क कर लेते हैं 3 और 4, ठीक है। तो अब आप देखो, जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यहाँ मैं समझा देती हूँ। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और मैंने आपको बताया था 6 पार्ट होते हैं, क्या कौन कौन से, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो आपने ऐसे यूज़ किया, 2 साइड और एक एंगल लिया, पर जैसे ही आपने बोल दिया है दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। यानी कि दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल डिट्टो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 3 और 4, अब एंगल 3 इस ट्रायंगल के हिसाब से एंगल 3 ए है, ए ओ डी का एंगल ए, ये देखो ये वाला ए है, ये वाला। और इस ट्रायंगल के हिसाब से एंगल 4 जो है वो बी है, बी ओ सी का बी। चेक कर लेते हैं फिर इसमें बी। देखो नेमिंग के हिसाब से दोनों बिल्कुल सेम प्लेसमेंट पे हैं, हम बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब हुआ एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे जो रीज़न लिखते हैं, जब कॉरस्पॉन्डेंस प्रूफ हो जाती है और उसके बाद हम वहाँ से ये रिज़ल्ट ले रहे हैं, तो यहाँ जो रीज़न लिखते हैं वो हमेशा ऐसे लिखते हैं, बाय सी पी सी टी। इसका क्या मीनिंग हुआ, फुल फॉर्म में ये हो गया बाय, हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। इतना लंबा नहीं लिखना है बार बार, इसलिए हम सी पी सी टी लिख देते हैं शॉर्ट में, और वो एक्सेप्टेबल है, एनसीईआरटी के हिसाब से उसको यूज़ किया जा सकता है। तो हमने लिख दिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। तो अब हम बोल सकते हैं इस फिगर के हिसाब से हम ऐसा लिखेंगे। अब हम ऐसे लिखेंगे कि बी सी and AD are 2 lines and AB is transversal। ये सब लिख के हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर BC इज पैरेलल टू AD, ऐसे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे स्टेप्स लिख लेते हैं। BC and AD are 2 lines। ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, चेक कर लेते हैं, AB is the transversal। इसको मार्क कर लेते हैं 1, ठीक है, क्योंकि हम ये यूज़ करने वाले हैं। हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम 1। सो देयरफॉर BC इज़ पैरेलल टू AD। तो ये हमें प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है।